डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा एक और चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप्स। अब पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में मुख्तसर से हम पहले बातें करते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी। चलिए जी, पहले तो ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। आपको नाम से ही बात समझ में आ रही है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। जिसमें कोई पार्टनर, कोई आपके साथ शरीक हो तो उसे हम कहते हैं पार्टनर। सोल ट्रेडर क्या होता है? जो हमने इससे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं वो किसके बारे में पढ़े? हमने सोल ट्रेडर के बारे में। सोल ट्रेडर क्या होता है? एक ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक अकेला शख्स हो। अकेले शख्स को हम कहते हैं सोल ट्रेडर। तो अगर आप अकेले कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप सोल ट्रेडर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं कोई अकेले कारोबार कर रहा हूँ या आप अकेले कारोबार कर रहे हैं, आपके साथ कोई और शरीक नहीं है। शरीक से मुराद ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आपके साथ कोई शरीक नहीं है तो उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके साथ कोई और भी शरीक रहे जो कि आपके साथ सारे मामलात को देखे, तो अगर आपके साथ कोई और शरीक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पार्टनर। आपके जो साथ होगा उसे हम कहेंगे पार्टनर और आपके कारोबार को कहा जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? एक ऐसा कारोबार जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मौजूद हैं, किस पर्पज़ के लिए? प्रॉफिट कमाने की नीयत से। कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे उनका मकसद ये हो कि हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग शरीक हों, तो ऐसे कारोबार को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस इन विच टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर एज ओनर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे और वो जो जितने भी लोग होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, वो सब ओनर होंगे। यानी उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, सब ओनर होंगे विद अ व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट। और इस मकसद से वो शरीक होंगे कि हम उस कारोबार से क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्रॉफिट कमाने की गर्ज से जो भी कारोबार किया जाए जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे मालिक के तौर पर, वो कारोबार क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। अच्छा, कितने ज़्यादा होंगे? दो तो आपने बड़े सर कम से कम दोगे, लेकिन कितने ज़्यादा होंगे? तो ज़्यादा की भी यहाँ पर जो है एक लिमिट बताई गई है। आमतौर पर 20 जो है वो लिमिट हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं इसमें आमतौर पर वो 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था वो सोल ट्रेडर का पढ़ा था। सोल ट्रेडर से मुराद वहाँ पर ये थी कि उसमें एक अकेला मालिक था। तो जो सोल ट्रेडर की हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने बनाई थी तो हमने दो चीज़ें बनाई थी उसमें। आपको याद होगा कि दो चीज़ें क्या थी? एक तो उसमें थी इनकम स्टेटमेंट और दूसरी उसमें थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप पार्टनरशिप की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये दो चीज़ें बनाई जाएंगी। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट और नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर नंबर 3 नहीं, नंबर 2 होना चाहिए। नहीं जी, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी ये नंबर 3 पर आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर 2 पे यहाँ पर कुछ और आएगी। क्या आएगी वो आपको दिखा देता हूँ। एक और इसमें हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पार्टनरशिप कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इसमें दो नहीं बल्कि इसमें 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं। दो तो पुरानी है जिसे आप पढ़ चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आपने पहले बनाई थी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आपने पहले बनाई थी। बस इसमें पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे। पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही आदमी का कैपिटल लिखा था, यहाँ पर 2, 3, 4 लोग होंगे तो उनके उसी के हिसाब से उनके कैपिटल्स लिखे जाएंगे। और एक चीज़ में हम और पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है बहुत तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पार्टनरशिप बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? क्या ज़रूरत है हमें पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने की? कोई ख़ास वजह है? अगर मैं अकेले कारोबार कर रहा हूँ तो भाई अकेले कारोबार करते रहना चाहिए, क्यों मैं अपने साथ किसी और को शामिल करूँ पार्टनरशिप में? क्या ज़रूरत है ऐसी कि मैं अकेले कारोबार नहीं करना चाहता बल्कि मैं अपने साथ किसी को शरीक करना चाहता हूँ? कोई फ़ायदा तो होगा जब भी तो ऐसा काम कर रहा हूँ। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं पार्टनरशिप के और फिर इसके नुकसानात भी होंगे कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है। तो हम पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस क्या क्या है। नंबर 1, एडिशनल फाइनेंस इज अवेलेबल। सोचिए ज़रा कि अगर एक आदमी होगा, अगर आप अकेले हैं तो आप अपने पास जितना पॉसिबल आपके पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर 2 लोग होंगे तो 2 लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, 4 लोग होंगे तो 4 लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। यानी जितने ज़्यादा लोग आप बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे पास मेरा फाइनेंस काफ़ी है मेरे कारोबार के हिसाब से, तो आप अकेले कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि कारोबार बहुत बड़ा हो और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए, तो आप अकेले नहीं ला सकते। तो अकेले नहीं ला सकते तो फिर क्या कीजिए? तो फिर आप किसी को शरीक कर लीजिए। तो अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास फाइनेंस भी क्या हो जाएगा, यानी पैसा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब पैसा बढ़ जाएगा तो आप कारोबार को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज हुआ। एक और एडवांटेज,
एडिशनल नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आर अवेलेबल। भाई देखिए, हर पार्टनर को जब आप कभी पार्टनरशिप में शरीक करते हैं ना, तो क्यों शरीक करते हैं? या तो इसलिए शरीक करेंगे भाई वो पैसा लेकर आ जाए। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी पार्टनर को शामिल करते हैं अपने साथ, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। पैसा नहीं है तो फिर क्यों शामिल कर रहे हैं? वो इसलिए शामिल करते हैं आपके उसके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है उसका, वो आपके पास नहीं है, या आपकी फील्ड के अलावा उसके पास कुछ एडिशनल है। मिसाल के तौर पर आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन आप जिस पार्टनर को अपने साथ शरीक करने जा रहे हैं उसे सेल्स के बारे में नॉलेज है, उसे मार्केट के बारे में नॉलेज है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि मार्केट में काम किस तरह से किया जाता है। आपको हिसाब किताब की नॉलेज है, तो आपने अपने साथ एक और को शरीक किया, उसके पास पैसा तो शायद कम हो, लेकिन उसके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज़ इतनी है कि वो आपके कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। तो इसीलिए आप अपने कारोबार में अपने अलावा किसी और को भी शामिल करते हैं इस पर्पज़ से कि वो पैसा भी लेकर आएगा और पैसे के साथ साथ उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज़, उसका एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा हमारे कारोबार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है जी, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। नंबर 3, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड। अगर आप अकेले मालिक होंगे तो सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, यानी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। आप किसी को बोल नहीं सकते यार ये मेरा काम तुम कर दो, क्योंकि आप अकेले मालिक हैं। ठीक है, आप एम्प्लॉय तो रख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय फिर काम को एम्प्लॉय की हैसियत से ही करता है, मालिक की हैसियत से नहीं करता। क्या मतलब है सर इसका? मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं अपने कारोबार में अकाउंटेंट रखूं, तो आपकी जो सोच होगी वो क्या होगी? सर 9 से 5 मेरी टाइमिंग है, मैं 9 बजे आऊँगा, एग्जैक्टली 5 बजे चला जाऊँगा, काम हो ना हो, और मुझे इतने पैसे चाहिए। लेकिन अगर मैं मालिक होऊंगा और मालिक के होते हुए अगर मैं खुद ये काम करूँ अकाउंटेंट का, तो मैं तो यदि 5 बजे तो नहीं भाग जाऊँगा। अगर मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ और मैं मालिक हूँ, तो मैं तो काम मुकम्मल करके ही जाऊँगा। क्यों करके जाऊँगा? क्योंकि मेरा कारोबार है, मैं अपने कारोबार के लिए बेहतर से बेहतर सोचूंगा। एम्प्लॉय मेरे कारोबार के लिए बेहतर से बेहतर नहीं सोचेगा, वो अपने लिए सोचेगा कि भाई मेरी टाइमिंग पूरी हुई, पैसा मिला, मैं घर जाऊँ। ठीक है, तो अगर आप अपने साथ किसी और को मालिक शरीक कर लेते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये आधा काम मैं कर लेता हूँ, आधा काम तुम कर लो, क्योंकि वो मालिक होगा तो वो भी अच्छे तरीके से काम को सरअंजाम देगा, क्योंकि उसको भी उसमें हिस्सा मिलने वाला है। कारोबार अच्छा चलेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं? शेयर्ड हो जाती है। नंबर 3, रिस्क आर शेयर्ड। अगर नुकसान होता है तो नुकसान भी शेयर हो जाता है। ठीक है, अगर कारोबार में नुकसान होता है, इन केस अगर कभी लॉस हो जाए, अगर आप अकेले मालिक हैं, मिसाल के तौर पर आपको कारोबार में 1 लाख का लॉस हो गया, आप अकेले मालिक हैं, तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? सारा का सारा आप बेयर करेंगे। लेकिन अगर इन केस आपके साथ कोई और भी शरीक है, पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तो वो जो लॉस है 1 लाख का, वो 4 पार्टनर्स में बांटा जाएगा 25 हज़ार रुपये का। तो आपका जो नुकसान होगा वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये इसका एक एडवांटेज है कि अगर कभी नुकसान होता है कारोबार में, रिस्क अगर कोई आता है, फैक्टर आता है रिस्क का, तो वो रिस्क जो है वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, तो जिससे जो है आपके ऊपर बर्डन थोड़ा सा जो है वो कम पड़ जाएगा। ठीक, डिस्कशंस कैन टेक प्लेस बिफोर डिसीजंस आर टेकन। आप कोई फैसला लेने से, देखिए एक बड़ी अच्छी सी कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि मशवरे में जो है वो बरकत है ना। यहाँ पर अगर आप अकेले मालिक हैं, तो अगर अकेले मालिक हैं तो फैसला आप खुद लेते हैं, और जब फैसला खुद लेते हैं तो मशवरा करने के लिए आपके पास कोई है नहीं। लेकिन अगर आप पार्टनर हैं, 3-4 लोग पार्टनर अगर हैं, तो आप वहाँ पर कोई भी फैसला लेने से पहले आपस में मशवरा कर सकते हैं कि भाई हम अपने कारोबार के लिए एक और बिल्डिंग लेना चाहते हैं, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम अपने कारोबार को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्या हमें इस वक्त इन हालात में एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टनर्स बैठ के आपस में मशवरा कर सकते हैं, मशवरे में बरकत होगी। हो सकता है कि पार्टनर्स आपकी बात से सहमत हो, या कोई ऐसा पॉइंट रेस कर दे पार्टनर जिससे आपको लगे नहीं यार ये पॉइंट तो बड़ा अच्छा है। तो डिस्कशन जो है वो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में आपको एडवांटेजेस क्या है? ये 5 एडवांटेजेस। इसके अलावा भी आपके माइंड में और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आ सकते हैं, बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। भाई हाँ भाई, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। प्रॉफिट्स हैव टू बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। नुकसान अगर होगा तो नुकसान तो बटेगा ही बटेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी तो बटेगा भाई। अगर आप अकेले मालिक हैं और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, पहले मैंने नुकसान की बात की थी, लॉस की बात की थी, अब मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और आप अकेले मालिक हैं, तो सारा प्रॉफिट आपका। जी सर, बिल्कुल सारा प्रॉफिट मेरा। लेकिन अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और आप एक नहीं बल्कि 4 पार्टनर्स हैं, तो अब वो प्रॉफिट 4 पार्टनर्स में बटेगा। ए हाय, दुख हो गया सर। अगर अकेला मालिक उतना सारा प्रॉफिट मैं ले जाता, लेकिन अब 4 पार्टनर्स हैं, तो अब 1 लाख का प्रॉफिट 4 में बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आएगा। तो ये क्या हो गया जी? नुकसान हो गया पार्टनरशिप का, कि जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। डिसीजंस हैव टू बी रिकग्नाइज्ड बाय ऑल पार्टनर्स। जो भी डिसीजंस लेने हैं वो उसमें तमाम पार्टनर्स की रजामंदी होनी ज़रूरी है भाई। पहले अगर आप अकेले मालिक हों, जैसे मैं अकेला मालिक हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं जो चाहे डिसीजंस ले सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की
ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो डिसीजन चाहे ले सकता हूँ। लेकिन जब आप पार्टनर होते हैं तो पार्टनर में आपको तमाम पार्टनर की अनुमति, आई मीन सहमति, यानी उनकी रजामंदी का होना ज़रूरी है। अगर पार्टनर्स राज़ी नहीं होते आपके डिसीजन से तो आप वो फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो भी जो है वो आपके ओनर्स है, पार्टनर्स है। पार्टनर का मतलब वो भी ओनर है, मालिक है। तो आप अकेले मालिक नहीं हैं, तो अब वो भी आपके मालिक हैं जो आप आपके साथ पार्टनर्स हैं, तो उनकी रजामंदी होनी ज़रूरी। अब यहाँ पर आ जाएगा, लो भाई, उनकी रजामंदी का इंतजार को मनाते फिरो, भाई चाय पी लो या प्लीज़ राज़ी हो जाए इस बात के लिए, तो उनकी रजामंदी जो है वो ज़रूरी होती है। एक इसका क्या है डिसएडवांटेज है। अच्छा भाई, डिसीजन मे टेक लॉन्गर टू पुट इनटू इफेक्ट। अब जब आप तमाम पार्टनर्स राज़ी नहीं हो तो राज़ी करने के लिए आप उनको मनाते फिरेंगे, भाई राज़ी हो जाओ राज़ी हो, तो इसमें आपके जो डिसीजंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, बहुत देर से आपके फैसले होने लगेंगे, है ना भाई, बिल्कुल ऐसे होगा, तो आपके फैसले जो है वो डिले हो जाएंगे। नंबर 4, डिसएग्रीमेंट के क्या ना कर। सबसे बड़ा जो मसला आता है इसमें वो यही आता है कि जो आपके दरमियान जो है वो ना इत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं, यानी कि डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, पार्टनर्स आपकी बातों से एग्री नहीं करते, कोई पार्टनर कुछ और कहता है, कोई पार्टनर कुछ और कहता है, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जबकि अकेला अगर मालिक हूँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्योंकि मैं अकेला मालिक हूँ, जो चाहे फैसले ले सकता हूँ। लेकिन देखिए, जितनी पार्टनरशिप बिजनेस मैंने देखे ना, एक वक्त आता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब अकेले अकेले आपस में बढ़ जाते हैं लोग। क्यों बढ़ जाते हैं? कि लड़ाई झगड़े बहुत शुरू होते हैं। लड़ाई झगड़े की वजह क्या होती है? डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक नहीं हो पाता पार्टनरशिप में। शुरू में तो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चलती है, अभी मेरे दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 7-8 साल उसने अपने कलीग के साथ काम किया पार्टनरशिप में, बहुत अच्छा चला, लेकिन अभी फ़िलहाल अलग अलग हो गए। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो आखिर में जाकर जो है ना कहीं वो अलग हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के दरमियान कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उनके फैसलों के दरमियान, उनके सोच के दरमियान, जिसकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ जाता है। ठीक। अच्छा भाई, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना भाई, यहाँ पर वो होती है अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके कारोबार में आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, मिसाल के तौर पर आपने कारोबार में लगाया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 लाख जो आपने लगाया है और इन केस कारोबार पे कर्जा आ गया 1,20,000 का, तो 1 लाख से तो आपका कारोबार का कर्जा पे हो गया, लेकिन कर्जा कितना था? 1,20,000 का, तो 20,000 और बाकी रह गया कर्जा देने के लिए। कर्जदार दरवाजे के बाहर खड़े, भाई कर्जा दे दो। आपने बोला कारोबार में 1 लाख लगाए थे, वो 1 लाख दे दिए मैंने। कर्जदार बोला नहीं जी, हमारा कर्जा तो 1,20,000 है, अब 20,000 आप और ला कर दीजिए। आपने बोला भाई कारोबार में पैसा खत्म हो गया, तो कर्जदार कहेंगे भाई कोई बात नहीं, कारोबार में ख़त्म हो गया, आपने घर जाइए, घर जाकर बेगम का जेवर बेचिए, गाड़ी बेचिए, घर बेचिए, जो बेचिए, लेकिन अपने घर से पैसा ला कर दीजिए। यानी पार्टनरशिप में आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सिर्फ कारोबार तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि वो जिम्मेदारियां आपको अपने घर से पैसा ला कर भी देनी पड़ सकती हैं। यानी अगर कारोबार में पैसा ख़त्म हो गया तो अपने घर जाइए, घर से पैसा लेकर आइए और कारोबार का कर्जा अदा कीजिए। ये पार्टनरशिप का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कारोबार तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो अनलिमिटेड है, यानी कि आपके घर तक भी वो लायबिलिटी आ सकती हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो ये इस बिज़नेस का एक डिसएडवांटेज है। जबकि अगर आप कंपनी खोलते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कंपनी, तो कंपनी में ऐसा नहीं होता, उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। क्यों होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसके कुछ जो है वो नुकसान थे। ठीक है जनाब। अच्छा भाई, अब जब आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप यानी कि दो तीन चार लोग जो भी होंगे तो उनके दरमियान क्या बनता है भाई? एक एग्रीमेंट बनता है ना। बिल्कुल एक एग्रीमेंट होगा कि भाई पार्टनर्स के दरमियान कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट द रूल्स अंडर विच द पार्टनर्स विल ऑपरेट द बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स। आप अपने दरमियान कुछ बातें डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा पार्टनर क्या करेगा, फला फला फला, जो भी आपको लगता है, जो आपको मुनासिब लगता है, तो पार्टनर्स अपने दरमियान एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। 2 3 4 जितने भी लोग होंगे वो अपने दरमियान एक एग्रीमेंट बनाएंगे। उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है जनाब? पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है जी। बस सिंपल सी बात है कि एग्रीमेंट क्यों होता है, ताकि आपस में कोई फ्यूचर में कोई फड्डे फसाद ना हो जाए। ठीक है। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या बातें होती हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, कि जनाब कौन सा पार्टनर कितना पैसा मिलाएगा, ये डिसाइड करेंगे, है ना। डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सा पार्टनर कितना पैसा मिलाएगा। ये पता ही ना हो, पता चला आपने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर लिया, एक आदमी 1 लाख ला रहा है, एक आदमी 1,000 लेकर आ रहा है। भाई पहले से डिसाइड करेंगे ना आप कि हर आदमी कितना पैसा मिलाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है कि तमाम पार्टनर्स बराबर बराबर पैसा मिलाएं, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके दरमियान क्या डिसाइड हुआ।
एग्रीमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। जो आपके दरमियान डिसाइड हो गया ना, बस वही पत्थर की लकीर है। अगर आपने कहा भाई सब बराबर बराबर पैसा मिलाएंगे, एग्रीमेंट में लिख दिया, तो इसका मतलब सब बराबर बराबर पैसा मिलाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं जी, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पैसा लेकर आ जाओ, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सब इसी के मुताबिक पैसा मिलाएंगे। ठीक है, तो कौन सा पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा ये आप डिसाइड करेंगे, अपनी एग्रीमेंट में लिखेंगे और डिसाइड करेंगे। नंबर 2, हाउ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड, कि प्रॉफिट और लॉस हम कैसे शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर हम सब बराबर बराबर प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई पार्टनर कहता है भाई मैंने 1 लाख मिलाए, तुमने 2 लाख मिलाए, तो फिर क्या होगा, फिर ये भी हो सकता है कि जिसने 1 लाख मिला उसे कम प्रॉफिट मिले, जिसने 2 लाख मिला उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है भाई, आपने डिसाइड कर लिया कि जिसने पैसा कम मिला उसे कम प्रॉफिट मिलेगा, जिसने ज़्यादा पैसा मिला उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये डिसाइड कर लिया आपने। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी ने कम पैसा मिलाया और दूसरे पार्टनर ने ज़्यादा पैसा मिलाया, लेकिन डिसाइड हुआ कि कोई बात नहीं, कोई कितना भी पैसा मिलाए लेकिन प्रॉफिट और लॉस हम बराबर बराबर ही शेयर करेंगे। डिपेंड करता है किस पर, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एग्रीमेंट पे आपके डिपेंड करता है। तो ये डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस हम कैसे शेयर करेंगे, कौन सा पार्टनर कितना पैसा मिलाएगा ये भी डिसाइड करेंगे, और प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे आप ये भी शेयर करेंगे। ठीक है, और सॉरी ये भी नोट डाउन करेंगे अपने एग्रीमेंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब आप पार्टनर कारोबार में पैसा लगाता है तो आप पार्टनर को उस पर क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट पे आप उसे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं जनाब, वो इसलिए देते हैं कि जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी उसे इंटरेस्ट उतना ज़्यादा दिया जाएगा। इससे क्या होगा सर, इससे होगा ये कि पार्टनर फिर कोशिश करेंगे मैं अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं। जिसकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आप पार्टनर को इनकरेज करते हैं कि पार्टनर कारोबार में जनाब पैसा लगाते जाओ, पैसा लगाते जाओ, जितना ज़्यादा पैसा आप लगाओगे आपको उतना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, डिसाइड करेंगे, और अगर देंगे तो कितने % इंटरेस्ट देंगे, परसेंटेज डिसाइड की जाएगी जनाब। ठीक है, ये इंटरेस्ट क्यों होता है आपको मैंने लॉजिक समझा दी, ताकि पार्टनर्स जो वो इनकरेज हो कारोबार में मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद सैलरीज टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म करता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कारोबार के मालिक भी हैं और आपने कहा कि मैं अकाउंटेंट की जॉब भी कर लूँगा, नया नया कारोबार है, क्या अकाउंटेंट रखोगे, इतनी ज़्यादा सैलरी दोगे, कारोबार के हालात अच्छे नहीं है, तो थोड़ी कम सैलरी मुझे दे देना और मुझे अकाउंटेंट के तौर पर हायर कर लो। यानी कि कारोबार का मालिक ही कारोबार का अकाउंटेंट भी बन गया, यानी कोई एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो आप उस पार्टनर को क्या दे देंगे, सैलरी भी दे देंगे। डिसाइड करेंगे कि क्या कोई पार्टनर कोई एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म करेगा, अगर कोई करेगा तो क्या उसे सैलरी मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, ये आप इसमें डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और डिसाइड करके एग्रीमेंट में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद अपर लिमिट ऑफ ड्रॉइंग, कि क्या पार्टनर कारोबार से पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, कारोबार से पैसा नहीं निकालेंगे तो घर कैसे चलेगा। ठीक है भाई, अगर पैसा निकाल सकते हैं तो कितना पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख लगाया और 90,000 निकाल लिया आपने, अरे भाई तो कारोबार में बचा क्या। तो अपर लिमिट क्या होगी ड्राइंग की, कि आप मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं, महाना, सालाना, वॉट एवर जो भी है, कि कौन सा पार्टनर मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकता है, ये नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने कारोबार से बहुत सारा पैसा निकाल लिया जिसकी वजह से बाकी पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन एक पार्टनर ने बहुत सारा पैसा निकाल लिया तो फिर कारोबार जो है वो आपका बैठ जाएगा। तो कौन सा पार्टनर कितना पैसा मैक्सिमम निकाल सकता है ये नोट डाउन करेंगे आप। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या है, जो पैसा मिलाएगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसा निकालेगा उसे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट कारोबार को देना पड़ेगा। भाई कैपिटल अगर आप पैसा कारोबार में लगाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप कारोबार से ड्राइंग करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो फिर उस सूरत में पार्टनर को इंटरेस्ट जो है वो कारोबार को देना पड़ेगा। क्यों भाई, वो इसलिए ताकि आपको डिस्करेज किया जाए कि आप पैसा ना निकालें। ठीक है, ये किस लिए है, ये इसलिए है कि आप कारोबार से पैसा कम से कम निकालें, जो जितना कम पैसा निकालेगा उसे उतना कम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है ताकि पार्टनर जो है वो कम से कम पैसा कारोबार से निकाले। जब कम से कम पैसा कारोबार से निकालेंगे तो कारोबार में पैसा ज़्यादा रहेगा और कारोबार अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल आप समझिए कि विद होल्डिंग टैक्स होता है पाकिस्तान में। ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है कि आप अपने बैंक अकाउंट से जब भी 50,000 से जितना ज़्यादा पैसा निकालेंगे उस पर आपको एक परसेंटेज जो है वो
जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप अपने अकाउंट से कम पैसा निकालें। सारा पैसा आप बैंक में रखें ताकि वो पैसा जो है वो यूज़ होता रहे। तो आप कम से कम पैसा निकालेंगे जब, तो फिर सारा पैसा जो आपका सेव रहेगा। इसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर जो है वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट रखा गया कि पार्टनर जो है वो कारोबार से कम पैसा निकालें। जो जितना कम पैसा निकालेगा उसे उतना कम इंटरेस्ट भरना पड़ेगा कारोबार को। ठीक है, तो ये पार्टनर के लिए नुकसानदेह इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है? नुकसानदेह। तो ये भी डिसाइड करेंगे क्या हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे, और अगर रखेंगे तो कितने % रखेंगे, ये बात भी डिसाइड की जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कभी कभी ऐसा भी होता है कारोबार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब एक पार्टनर ऐसा जो कह रहा है मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कर्जे के तौर पर तो कारोबार को दे सकता हूँ लेकिन वो पैसा मैं कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी पार्टनर से बोला ठीक है भाई, वक्त के तौर पे आप हमें 50,000 रुपये दे दीजिए। तो एक पार्टनर ने कारोबार को 50,000 रुपये लोन दिया है। ठीक है, एक पार्टनर ने कारोबार को 50,000 रुपये लोन दिया। लोन का मतलब वो बाकी यानी कि एक वक्त आएगा कि वो 50,000 रुपये वापस घर लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है कारोबार को तो उस पर पार्टनर को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर ये लोन कारोबार को पार्टनर नहीं देता तो आप कहीं बैंक से जाकर लोन लेते। जब बैंक से लोन लेते जब आप ये, तो बैंक को क्या देना पड़ता? आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इसी तरीके से पार्टनर ही कहेगा कि भाई अगर आप बैंक से लोन लेते तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता ना। पार्टनर कहते हैं हाँ भाई, तो आपको बैंक के बजाय मैं लोन दे देता हूँ तो आप बैंक के बजाय इंटरेस्ट भी मुझे दे देना। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक की जो शराइत होती है वो बड़ी सख्त होती है। लोन वक्त पे अदा नहीं किया तो आपका सामान उठा के लेंगे। कम से कम यह पार्टनर है, पार्टनर तो ऐसा नहीं करेगा। तो आपने पार्टनर के भरोसे पे पार्टनर से लोन ले लिया और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा अब वो इंटरेस्ट आपको पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर देना पड़ेगा तो कितने % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी बातें जो है यहाँ पर डिसाइड कर ली जाएंगी। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारी बातें आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा मिलाएगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, क्या कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, अगर देना है तो कितने % देना है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी है तो कितनी देनी है, पार्टनर कितना पैसा सालाना निकाल सकता है अपने कारोबार से, ये डिसाइड किया जाएगा। अगर पैसा निकालेंगे तो क्या उस पर ड्राइंग होगी, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने % होगा, क्या कोई पार्टनर कारोबार को लोन दे सकता है, अगर किसी ने लोन दिया तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो कितने % देना पड़ेगा। ये सारी बातें आपस में जो है आप डिसाइड करके एग्रीमेंट में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि आपके दरमियान एग्रीमेंट नहीं बना, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना भूल गए, तो क्या होगा? तो फिर उस सूरत में ब्रिटिश में यानी कि जो यूके है वहाँ पर जो है पार्टनरशिप एक्ट 1890 जो है वो फॉलो किया जाता है। ये पार्टनरशिप एक्ट जो है 1890 क्या है, ये क्या बताता है हमें? ये एक्ट आपको ये कहता है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, एग्रीमेंट बनाना भूल गए, तो उस सूरत में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो सैलरी बोनस कमीशन, किसी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी, ना बोनस मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन 5% पर एनम, ये फिक्स्ड है। अगर आपने किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पार्टनर को उसके लोन पर 5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये फिक्स हो गया। या तो आप डिसाइड कर लीजिए सारी बातें, और अगर आपने डिसाइड नहीं की, एग्रीमेंट बनाना ही भूल गए, तो फिर आपको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा ब्रिटिश का। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस शेयर इक्वली, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप कैसे शेयर करेंगे? बराबर शेयर करेंगे, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो। ठीक है, तो या तो अपना एग्रीमेंट बना लीजिए, आप अपने दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान ये सारी बातें पहले से डिसाइड कर लीजिए, और अगर डिसाइड करना भूल गए तो फिर आपको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इस लॉ के मुताबिक ये सारी बातें जो वो डिसाइडेड हैं पहले से ही। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारे पास पार्टनरशिप का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ा? पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट क्या होता है, और अगर एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा। ये कुछ मुख्तसर से बातें हैं जो कि आपके एमसीक्यूज से रिलेट करती हैं या कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।